हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ऑलरेडी 4 सेशन को कवर किया था और जो 4th सेशन था हमारा उसमें देखा था हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर नहीं लिए हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का। ठीक है, और फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक हमने कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, और देखेंगे कौन कौन से जो राइट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आपको जो चीज़ें हैं वो कैसे याद रखनी है, जनरल एग्जाम्पल देखेंगे हमारे जनरल लाइफ में कैसे हम फंडामेंटल राइट को आप याद कर सकते हो। ठीक है, और जो देखिए बात करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, जब आप कोई भी टॉपिक याद करते हो या फिर पढ़ते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए उस टॉपिक के। ठीक है, तो हम जो की फैक्ट्स हैं वो भी देखेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखने चाहिए, बट आपको अगर आप इन जनरल आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स को लेके। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको अपने राइट्स के बारे में तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको कौन से राइट्स देता है और जो हमारा उन जो राइट्स के लिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हमारे काम करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चल पाते हैं, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक है देखिए टॉपिक के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज डेप्थ में जाते हैं तो जो लेक्चर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। ठीक है, और की पॉइंट्स को देखेंगे और टू द पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल है, जेईएन का पेपर है, ठीक है, सीपीओ है, सीएचएसएल है और यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं। तो ऑल ओवर द इंडिया आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडियन पॉलिटी का आपका पार्ट पूछा ही जाता है, तो उसमें ये टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको बेनिफिट मिल पाए और मुझको एक अच्छा पता लगे कि भाई कैसे कितने स्टूडेंट्स इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या मिस्टेक्स आपको लग रही हैं कि भाई ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, कुछ फीडबैक्स हैं अगर आपको तो वो मुझे आप दे सकते हो। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो में उसको मैं और अच्छे से रेक्टिफाई कर पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो बेसिकली क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आपके पहले थे 7। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडिया आपका जब बना, ठीक है, उस टाइम पे जब इसको अडॉप्ट किया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद देखा गया कि हमारे जो फंडामेंटल की राइट्स थे हमारे पहले 7 राइट्स थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करा गया, एक राइट को हमारा क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब वो क्या गया 1978 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पहले क्या थे, देखो 7 राइट्स थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट थे हमारे कितने थे एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया गया था, ठीक है, जब हमारे जो एनफोर्स किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तब हमारे 7 राइट्स थे। ठीक है, और जो लिया गया था हमारा जो अबॉलिश करा गया था वो कौन सा करा गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है कि फर्स्ट आपका कि कौन सा जो आपका फंडामेंटल राइट है जिसको अबॉलिश करा गया 1978 के अंदर, तो वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अराइज होगा। देखिए मैं आपको की पॉइंट बताता जाऊंगा, आपने पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है क्या क्या जो पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों को आपको बस एक स्टोरी बना के सुनना है ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होती रहे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कहाँ से बोरो किया हुआ है। देखिए जैसा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हमने प्रेफर किए थे। कुछ सोर्सेज थे जैसे हमारा जो एक्ट ऑफ 1935 था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का हमारा एक 1935 एक्ट था हमारा, और फिर हमारा कौन सा था, कुछ फॉरेन सोर्सेज थे जिसमें हमने देखा था जितने भी आपकी कंट्री है जैसे ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा है, आयरलैंड है, यूएसए है, तो सबसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीज़ें बोरो करी थी और उनको अच्छे से मॉडिफाई करके और हमने अपने जो अपनी कंट्री है उसके लिए सूटेबल हो पाए उस चीज़ों को लेके फिर हमने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करी थी। ठीक है, तो हमारा उसमें अगर क्वेश्चन में बात पूछते हैं कि भाई जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये कहाँ से बोरो किया गया है, तो हमारा बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका से। ठीक है, तो आपका यही क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाएगा कि आपका जो ये कहाँ से अराइज हुआ है, ये बोरो किया गया, ये आपका यूएसए से बोरो हुआ है। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अब जो 1978 के अंदर क्या हुआ, देखिए 44th अमेंडमेंट किया गया
और जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो हमारी क्या है, आप सबको क्या है, एक अधिकार दिया गया है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, उससे गवर्नमेंट उसको टेक ओवर नहीं कर सकती, जो आपका लैंड एक्विजिशन या भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी अगर अभी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे भी कोई भी अगर आपकी योजना आती है, कोई भी डेवलपमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट आ रहा है, बट आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको ले नहीं सकता, टेक ओवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको अबॉलिश कर दिया गया आपका 1978 के अंदर। और कौन सा अमेंडमेंट था, देखिए 44th अमेंडमेंट था ये आपका, ठीक है। अबॉलिश किया गया प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, और इसको मेंशन कर दिया गया हमारे आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। तो इतना डिस्कशन का मेनली मेरा मोटो क्या है, आपको पता होना चाहिए किसके अंदर इसको मेंशन किया। तो बेसिकली इसको मेंशन किया आर्टिकल 300A के अंदर। और अगर बात करते हैं डेट के बारे में, तो वो डेट थी आपकी 1978, ठीक है। आपका जो 7th जो आपका राइट था उसको राइट टू प्रॉपर्टी से हटा के इसको क्या कर दिया गया, एज ए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या नॉर्मल एक्ट की तरह ये काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आपका बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, और अभी टोटल कितने राइट्स हैं। अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट में हमारे क्या है, टोटल फंडामेंटल राइट की जो संख्या है वो क्या है, 6 है, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अभी हमारे, यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 1 बाय 1 कितने मौलिक अधिकार हैं और सबके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे अभी एक मूवी आई थी आर्टिकल के बारे में, ठीक है। अभी हमारे देखते हैं कौन सी जो मूवी थी, किसके बारे में थी, वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा देखिए बात करते हैं, पहला हमारा जो राइट है, फर्स्ट राइट है हमारा, देखिए राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। और ये किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 के अंदर। देखिए फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं ये सारे, ये मेंशन करे गए हैं आर्टिकल 12 से आपके लेके, ठीक है, आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। और पार्ट बोलता हूँ तो कौन से पार्ट में है, संविधान के पार्ट 3 के अंदर है। आपको मुझे बताना है अभी करंट में कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, और कितने पार्ट हैं और कितने शेड्यूल हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा जो अडॉप्ट किया गया उस टाइम पे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, पार्ट्स कितने थे और अनुसूची कितनी थी, और अभी प्रेजेंट में कितनी है, ठीक है। और बात करता हूँ अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो राइट्स हमारा किस में मेंशन किया गया है, आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर और पार्ट 3 के अंदर इनको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट था हमारा राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, और किसके अंदर आते हैं, ये आपके आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपके इनको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर आप बात सकते हैं कि राइट टू इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, या शोषण के खिलाफ अधिकार, कि अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इसके अगेंस्ट में आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं जिनके लिए आप फाइट कर सकते हो, जिनके लिए आप अपने किसी भी आप पर्सन पर जो कि आपको एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉयट कर रहा है आपका, उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। और बाद में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी जुडिशरी इसके अंडर काम करती है, सारी चीज़ों को देखेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए फोर्थ हमारा जो राइट है वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप उसके लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके ऊपर इम्पोज नहीं करी जाएगी, आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा कि आपको इसी धर्म को अपनाना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। फिफ्थ राइट है हमारा राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों का अधिकार, जिसमें हम देखते हैं देखिए राइट टू आपका बात करें राइट टू कल्चर और राइट टू एजुकेशन, ठीक है, सांस्कृतिक और आपका शैक्षिक अधिकार, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ यानी कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 के अंदर इनको मेंशन किया गया है। सिक्स्थ है हमारा देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंदर देखिए हम थोड़ा सा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 9 स्टार का देखिए, जब मैं स्टार रेटिंग लगाता हूँ दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 9 स्टार का मीनिंग क्या है, इसको हम बोलते हैं संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, बोला गया है इसको, ठीक है। अब क्यों बोला गया है, कैसे बोला गया है, क्या क्या इसके रीजंस थे, वो सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भाई सब लोगों को समान, ठीक है, यानी कि समानता। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता यानी कि समान ट्रीट करी जाए, ठीक है, किसी में भी पार्शियलिटी ना करी जाए, ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल है, चाहे वो कोई दूसरी कास्टिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, या जब आपके बात करें डेट ऑफ बर्थ के बेस पे है, जेंडर के बेस पे है, ठीक है। तो अगर उसको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है दैट मीन्स क्या है, वहाँ पर ये आपका इस राइट का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, वहाँ पर इसका खंडन हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
इसको हम केस फाइल करेंगे या फिर हम उसके लिए अगेंस्ट हम बात अपनी आवाज़ को उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बताता है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। और इसके अंदर देखिए बात करी गई है रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब हमारे देश में जो कानून है, देखिए हमारा जो कंट्री है उसमें क्या है, सारी चीज़ें कानून के तहत हो रही हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इलीगल हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो इसमें बोला गया कि भाई जो हमारा अगर जो लोग हैं उनको सबको बराबर अमाउंट में क्या होना चाहिए बराबर हमारा जो ट्रीट करना चाहिए लॉ के लिए। ठीक है, लॉ की नज़र में क्या है, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, कोई भी क्या है, दोनों एक दूसरे से पार्शियलिटी नहीं है। ठीक है, तो जो आपका जो इक्वलिटी ऑफ लॉ है, इक्वलिटी ऑफ जस्टिस है, ठीक है, उसकी बात करी गई हमारे आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, विच स्टेट द पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब क्या है, देखिए आपका सबके लिए समान रहेगा लॉ और सबके लिए इक्वलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के खिलाफ क्या है, दोनों में चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, इसके देखिए जनरल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने सुना होगा कि 3 तलाक का भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा जो चर्चा में रहा था। देखिए अब जो मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि भाई जो मेल होता है क्या करता है, वो मेल क्या कर देता है, जो अगर 3 बार तलाक बोल देता है तो उसको क्या कर देते हैं, तलाक मिल जाता है, उसको फीमेल से तलाक ले लेता था। ठीक है, अब चाहे वो फ़ोन पे ले रहा है, मैसेज पे ले रहा है, कैसे भी ले रहा है। तो इसी मुद्दे को उठाया था हमारे पार्लियामेंट के अंदर कि जब अगर मेल को जो राइट दिया गया है हमारा, तो ये फीमेल को राइट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बेसिस बनाया गया कि भाई दोनों को बराबर राइट होना चाहिए। तो इसको बेसिस बनाने के बाद उन्होंने जब पास किया कि भाई नहीं, ये चीज़ आपकी क्या है, इसको अबॉलिश करेंगे, और इसके तहत उन्होंने क्या है, लॉज को बनाया। ठीक है, दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ लॉ, सबके लिए बराबर कानून है। अगर मेल दे रहा है तलाक तो और फीमेल को भी मिलना चाहिए, नहीं तो वो जो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, चीज़ें अबॉलिश होनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार कानून के नज़र में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15। अब देखिए राइट टू इक्वलिटी, समानता तो है, देखिए ये पूरा जो आपका हम पढ़ेंगे, ये आपका पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी के अंदर समानता का अधिकार। अब उसमें पहला आर्टिकल जो 14 है ये आपका बताता है कि आपका कानून की समानता यानी कि लॉ यानी कि जस्टिस, आपके न्याय की समानता। ठीक है, और ये 14 से 18 इसी के अंदर आते हैं हमारे राइट टू इक्वलिटी के अंदर, जिसमें 14 आपका बताता है लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, 15 बोलता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि क्या है कि भाई हमारी धर्म है, कोई भी रिलीजन का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका कोई आपका जनरल कास्ट है, कोई आपका शेड्यूल कास्ट है या अदर बैकवर्ड क्लासेस में है। ठीक है, आपका कोई भी जेंडर का है, फिर आपका मेल है, फीमेल है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से है, फॉर एग्जांपल कोई आपका बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का है, कोई महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र का नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, या गुजरात में जा रहा है, बिहार में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, मतलब बर्थ प्लेस के हिसाब से क्या है जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका क्या है, खंडन करता है आर्टिकल 15। ठीक है, मतलब इसका क्या होना चाहिए, आपके पास अधिकार है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, आप जुडिशरी में जा सकते हो कि भाई ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है। ठीक है, मेरे साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या है, एक अधिकार है जो कि आपने फंडामेंटल राइट जो कि मेंशन किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात हुई आर्टिकल 15 के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 देखिए क्या बोलता है, आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक प्लानिंग। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक प्लानिंग या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सबको बराबर की क्या मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, एक्सेप्ट रिजर्वेशन। ठीक है, कुछ चीज़ों को रिजर्वेशन बोला गया। ठीक है, जैसे बी आर अम्बेडकर ने बोला गया था कि हमारे जो 10 साल के लिए हम रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेंगे, तो जितने भी हमारे जो अभी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, या फिर जो सोशली हमारे जो सोसाइटी से जुड़े नहीं पाए हैं, ठीक है, और जो काफ़ी डेवलपमेंट नहीं है अभी, तो उनके लिए क्या करा इन्होंने, जो 10 साल के लिए क्या करा गया, रिजर्वेशन का ऐलान किया। तो वो चीज़ इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, तो बाकी सबको क्या होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, सबको बराबर का योगदान होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार या अवसर मिलना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो। और उसके लिए आपको पॉलिसी बनाने के लिए भी अधिकार दिया गया कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि सबको क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, एक्सेप्ट रिजर्वेशन को भी उसमें अलग से इंक्लूड किया गया फिर। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 16। ठीक है, जिसने बताया हमारा सार्वजनिक रोजगार के बारे में। 17th आर्टिकल बताता है, देखिए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। या देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 स्टार इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा 9 स्टार ध्यान रखिए। बिकॉज 9 स्टार मैंने इसको इसीलिए बोला है बिकॉज ये क्या है, ये आपको बताता है अनटचेबिलिटी यानी क्या है, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। पहले क्या होता था, देखिए कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते थे मान लो, ठीक है, तो उनसे क्या करते थे लोग, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको टच ना करना, उनके साथ खाना ना खाना, पानी ना पीना। तो ये सब जो एक्ट ये इसके खिलाफ बनाया गया कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, उसको अबॉलिश किया जाए। ठीक है, और इसके लिए एक रूल भी बनाया गया जिसको बोला गया कि भाई
क्या है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो हमारा बनाया गया कि भाई इसके खिलाफ क्या है, अगर ये चीज़ होती है तो उसके खिलाफ एक एक्ट बनाया गया, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, जो क्या रहेगा, नॉन बेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बताता है आर्टिकल 17, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। पहले क्या होता था, सब एक बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ होती थी कि भाई गाँव में कोई एक प्रॉपर बोल दिया कि भाई ये हमारा क्या रहेगा, ये जमींदार रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, नंबरदार रहेगा। तो ऐसी जब मतलब और सारी जितनी भी हमारी पोस्ट थी या टाइटल्स थी उपाधियों का, उनका खंडन किया गया, ठीक है। और फिर सिंपल क्या रहेंगी, हमारी उपाधि रहेंगी, अगर कोई भी उसको हमारा क्या है, उसको नाम नहीं दिया जाएगा, कि ताकि क्या है, दोनों में लोगों में जो उपाधि जिसके पास है, जो जिसके पास उपाधि नहीं है, उन दोनों में क्या हो, पार्शियलिटी ना हो या भेदभाव क्रिएट ना हो, ठीक है, अंतर क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये सब का क्या करा है, अबॉलिशन किया गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब हमारे जैसे बात करते हैं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ भारत रत्न, ठीक है। एक भारत रत्न जो प्राइज़ है सबका सर्वोच्च हमारा जो आपका इनाम दिया जाता है हमारे किसी भी आपके एक जो पर्सन को, जो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके कुछ आप कामों को देख के, उसका सारा लाइफ ट्रैक देख के, ठीक है। अगर भारत रत्न के बारे में बात करते हैं तो फिर आपका पद्म विभूषण अवार्ड है, ठीक है, पद्म आभूषण है, पद्मश्री है, तो ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं, बट इनका कोई टाइटल यूज़ नहीं करता। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मिला हुआ है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला हुआ है, बट टाइटल कोई यूज़ नहीं करता भाई इनका, कि बहुत बड़ी भाई हम उपाधि इसको यूज़ कर रहे हैं, पार्शियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अबॉलिशन किया गया हमारे इसके अंदर, ठीक है, आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इसमें अंदर हमने क्या क्या देखा, देखिए हमने देखा एक तो आपका इक्वलिटी ऑफ लॉ, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहे, आपका क्या है, भेदभाव ना रहे आपका जाति को लेके, ठीक है, आपका रेसिज्म यानी कलर को लेके, आपका जेंडर को लेके, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखा हमने इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट के जॉब के लिए, आपका प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है। प्रॉपर स्टेट्स में क्या रहे हैं आपकी अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए। फिर अनटचेबिलिटी, और उसके बाद देखा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये कंप्लीट बताता है राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी कि क्या है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता कितने तरह की हो सकती है वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, मैंने दोनों लैंग्वेज में इसीलिए दिया है क्योंकि काफ़ी बार मुझे बताया था बच्चों ने कि सर जो बाइलिंगुअल होनी चाहिए जो आप कंटेंट लिखते हो, ताकि हम उसको अच्छे से नोट्स बना सकें, प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, देखिए बोलने की आज़ादी हो। अब बोलने की आज़ादी का मतलब क्या है, देखिए हम ऐसा नहीं हम कुछ भी बोल रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, हम कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, और जो बोल रहे हैं बहुत कामली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम क्या है किसी दूसरे को, दूसरी कम्युनिटी को परेशान करके बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर अपने बात करें कोई पॉजिटिव वे में चीज़ों को रखने हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम कंट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे चाइना है वगैरह है, ठीक है। कई कंट्रीज़ में क्या होता है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, उसमें क्या है अगर मैं कोई भी प्रोटेस्ट करता हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी इम्प्रिजनमेंट भी दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, देखिए कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है मेंशन कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि क्या है अपने आप को बोलने की आज़ादी दी गई है, ठीक है। आपको क्या है एक्सप्रेशन का, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चाहे वो लिख के चाहे वो बोल के, उसका क्या है फ्रीडम दिया गया है, ठीक है, जो कि मेंशन है आपके आर्टिकल 19(1) के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। और उसके बाद देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि आपका देखिए प्रेस क्या है, प्रेस को बोलते हैं आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आपके देखिए डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, ठीक है ये। और आप बेसिकली आप काफ़ी बार देख सकते हैं कि आप तो मीडिया काफ़ी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट काफ़ी पेड मीडिया हो चुकी है कि जिसने अपना थोड़ा सा अपना सपोर्ट किया है उनको फाइनेंशियली, तो वो उन्हीं की चीज़ों को ज़्यादा उजागर कर रही है। बट एक्चुअल में क्या है, जो अगर बात करते हैं, अगर प्रेस बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करती है तो चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चल पाएंगे और बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। और फिर है देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा आरटीआई है, 19 आर्टिकल के अंदर मेंशन है, 19(1) के अंदर। और देखिए इसके तहत जो एक्ट आया था वो कब आया था, 2005 के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए आपका कब आया, ये 2005 के अंदर आया आरटीआई, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फ्रीडम ऑफ टू असेंबली विदाउट एनी आर्म एंड पीसफुली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मीनिंग क्या है कि आप गैदर हो सकते हैं, ठीक है, आप समूह बना सकते हैं, बट क्या है विदाउट एनी आर्म, बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई बात कर रहे हैं, कोई बात आप जैसे कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा, ठीक है, कोई आप मतलब पीसफुली होना चाहिए, किसी भी दूसरी कम्युनिटी को अपना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बात करें कोई भी आर्म आप यूज़ ना करो, ठीक है, कोई हथियार ना यूज़ करो, क्योंकि उसके अगर आप आर्म वगैरह यूज़ करोगे दैट मीन्स क्या होगी, वो चीज़ अबॉलिश हो जाएगी आपके राइट के बारे में, और फिर उसके बाद आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, ठीक है। तो ये मेंशन है आर्टिकल 19(2) के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट है देखिए फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन आर्ट, यानी कि क्या है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी संघ या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ठीक है, इसका फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए हमारा फ्रीडम ऑफ जॉइंट आर्ट, यानी कि आप क्या है आप अधिकार है आपको घूमने का, आप जॉइंट में घूम सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारे लोग मतलब यानी कि झुंड बना के घूम सकते हो, बट वही आपका क्या है पीसफुली होना चाहिए, विदाउट यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्म वगैरह यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज आप आर्म वगैरह यूज़ करोगे दैट मीन्स आपके खिलाफ एक्शन होगा, जो कि लीगल होती हैं चीज़ें सारी, ठीक है। तो ये सबको आपको फ्रीडम दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आर्ट, मैंने कि क्या है आपको निवास की वो स्वतंत्रता है, आप कहीं भी रह सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी जैसे आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ जाके रह सकते हो, वहाँ पे आप ज़मीन ले सकते हो, ठीक है। तो सबकी क्या है इसकी फ्रीडम दे रखी है, ये नहीं कि आप अगर आप इसी स्टेट में हो तो इसी स्टेट में रह सकते हो, दूसरे स्टेट में नहीं रह सकते जाके, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं भी रोजगार कर सकते हो और कोई भी रोजगार कर सकते हो पूरे भारत के अंदर, ठीक है। जैसे आपको कोई भी बिजनेस करना है वो बिजनेस कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द जो स्टेट की जो पॉलिसी है, कुछ छोटी मोटी पॉलिसीज़ को आप फॉलो करके जो कि उनको वायलेट ना करे, और आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, कोई भी आप अपना छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर कर सकते हो, ये सारी फ्रीडम दी गई है आपको, ठीक है। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। देखिए ये जो फिगर बता रहा है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि आपको बांध के रखा गया है, देखिए ऐसा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आप ग्रुप बना के अपना चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, फ्रीडम इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको दिया गया है। ये आपका फिगर बता रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप बोल सकते हो, आरटीआई है आपके पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने की इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो आप डायरेक्टली कि अपना प्रिंट मीडिया के तहत कर सकते हो, ठीक है, बोल के कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए बेसिकली क्या है आपको फ्रीडम दिया हुआ है इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये आपको बताता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के बारे में, फ्रीडम ऑफ आपका राइट टू इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपका आर्टिकल 20 इसके अंदर आता है, देखिए बिकॉज ये हमारा क्या है, देखिए जो राइट टू इंडिपेंडेंस है 19 से 22 के अंदर आता है, और आर्टिकल 20 बताता है देखिए हमारा कि अगर बात करते हैं देखिए जो अपराध करने वाला कोई भी आदमी है अगर वो पकड़ जाता है तो उसके खिलाफ भी क्या है कुछ उसकी चीज़ें होती हैं, कुछ एक्शन लिया जाता है, तो उसके भी क्या है लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जैसे उसके कुछ राइट्स होंगे उसको क्या है हमारा वो प्रिजर्व करे जाएंगे, ठीक है, उनके राइट को देखा जाएगा कि भाई हाँ भाई ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 21 बोलता है कि अगर यदि व्यक्ति कोई अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि क्या है जीव उसकी जो पर्सनल लिबर्टी दी जा रही है उसका जो राइट है उसके पास, ठीक है, अगर कोई भी अगर मान लो एक्यूज है तो उसके भी कुछ राइट्स होंगे, ठीक है, उनके बारे में बोला गया है कि भाई गिरफ्तारी और आपके उसके खिलाफ सुरक्षा का उपाय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको क्या है मेंशन किया गया ताकि क्या है हमारी उनकी रक्षा कर सकें, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई हमारी उसके अंदर, ठीक है, 21A के अंदर, ठीक है। 21A के अंदर हमारा क्या गया फ्रीडम आपकी दी गई 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे थे इनको क्या कर दिया गया कंपलसरी एजुकेशन करी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 से लेकर 14 साल तक के लिए सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई, ठीक है। 21A के अंदर इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट है देखिए हमारा नेक्स्ट देखिए ये हमारा दिखा रहा है आर्टिकल राइट टू एक्सप्लोइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड है हमारा, देखिए अब क्या है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब क्या है हमें शोषण आपका हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको क्या करना है आवाज़ उठानी है, ठीक है। और देखिए बात करते हैं ये हमारा आता है आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंदर, और ये बताता है देखिए हमारे जितने भी आपके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है और उसके बाद उनको क्या है चाइल्ड लेबर के अंदर चीज़ें आती हैं, तो उन सब का अबॉलिशन करता है आर्टिकल 23, ठीक है। ये बताता है कि हमारे जो मानव हैं, महिलाओं, बच्चों हैं, इन सब के क्या करता है, इनका जो आपका जो ट्रैफिकिंग होती है उसका अबॉलिशन करता है, प्लस चाइल्ड लेबर है उन सब का अबॉलिशन करता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को क्या करना है, इनको बैन करना है, इनको अबॉलिश करना है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 बताता है आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और आपका जो फोर्सफुली लेबर हो रहा है, आपका जो काम किया जा रहा है, बाल श्रम है, उसके खिलाफ, ठीक है। आर्टिकल 24 बता रहा है देखिए आपका चाइल्ड लेबर के लिए, और 23 बता रहा है आपका बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है। और देखिए और जो हमारा ये क्या करता है, जो राइट है, ये वाला राइट है जो आपको बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन नॉर्म्स, यानी कि क्या है संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अकॉर्डिंगली काम करता है। बिकॉज उसने ही बोला गया है कि भाई अगर आपके 14 साल से नीचे, ठीक है, बच्चे हैं तो दैट मीन्स उसको क्या है काम नहीं कराना है, वो बाल मजदूरी में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिगर से आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने सारे, ये क्या है सारे हमारे नाबालिग बच्चे हैं, बट ये क्या है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या करना है हमारा प्रिवेंट करना है, अबॉलिश करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 से 24 हमारा राइट टू एक्सप्लोइटेशन बताता है आपका चाइल्ड लेबर के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आपका, ठीक है, और लेबर के जो रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फोर्थ है आपका, फोर्थ जो फंडामेंटल राइट है, देखिए ये बताता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारत के अंदर क्या है सभी धर्म हैं, चाहे बात करते हैं हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ठीक है, जैन हैं, पारसी हैं, ठीक है,
और भी बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है। तो इन सभी रिलीजन को क्या है हमारे आपको क्या है एक प्रॉपर एक सजो के रखा जाए, ठीक है। अपने जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है अपने जो धर्म को बढ़ा सकती है, ठीक है। कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, कोई भी धर्म की आप उपासना कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, तो सबके लिए क्या है प्रॉपर फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य आपका जो स्टेट आपका कंट्री बनाने के लिए इसको क्या करा गया, इसको इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 25 के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें आते हैं आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 और 25 आर्टिकल कहता है, देखिए ऑफर द फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी कि क्या है, देखिए आप धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि क्या है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, वो आपका इन्वॉल्व होता है आर्टिकल 25 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आर्टिकल 25 में के अंदर हमारा है ये क्या बोलता है, या फिर बोल सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम हमारा कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन है किसमें मेंशन है। बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए 26 आर्टिकल बताता है फ्रीडम ऑफ अरेंजिंग रिलीजन प्रोग्राम। यानी कि क्या है, आप रिलीजियस प्रोग्राम कर सकते हो। आप जैसे आपके बात करते हैं जितने भी आप जैसे मतलब जागरण वगैरह टाइप कराते हो, कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम कराते हो जो पब्लिकली का है, बहुत सारी गैदरिंग होती है, तो उसका फ्रीडम देता है आर्टिकल 26। 27 आर्टिकल देता है, देखिए एग्जाम्पशन ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जितने भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। मतलब क्या है, वो हमारे टैक्स फ्री होंगे, तो वो बताता है आर्टिकल 27 आपको, ठीक है। आर्टिकल 28 के बारे में बात करते हैं, वो देखता है आपका राज्य द्वारा बनाए गए जितने भी शैक्षिक संस्थान है हमारे, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है प्रोहिबिशन होता है रिलीजन इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। प्रोहिबिशंस ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वोली मेंटेन बाय द स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा बताता है आर्टिकल 28, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 5th आर्टिकल है हमारा राइट टू माइनॉरिटीज़। यानी कि क्या है, देखिए हमारा जितनी भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके आपके जो राइट्स हैं उनको आपका क्या है उनको प्रिजर्व करा जाए, उनको अच्छे से रखा जाए, प्लस क्या है उनकी कल्चर एंड एजुकेशन उनको भी उसके लिए काम करा जाए, ठीक है। यानी कि क्या है आपका राइट टू माइनॉरिटीज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उनको आपका कल्चरल राइट भी मिले और उनको एजुकेशनल राइट भी मिले, ठीक है। और आर्टिकल 29 बोलता है, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यानी कि जो जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में आते हैं आपके अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, ठीक है, उनको जो कल्चरल है कल्चरल प्रोटेक्शन मिले, और वो किसी भी अपनी लैंग्वेज है और अपनी जो आपकी जो उनकी संस्कृति है उसको क्या कर पाएँ, संजो के रख पाएँ, प्लस आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, तो इन सबको पॉजिटिव लेकर चल पाएँ। तो वो सब चीज़ों को मेंशन करा गया आर्टिकल 29 के अंदर फॉर द माइनॉरिटीज़, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30 जो कि बताता है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आपका किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रन। और जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, उनकी स्थापना की जाए और उनको क्या करें धर्म या भाषा के आधार पर उनको प्रॉपर लैंग्वेजेस और आपका जब बात करते हैं लैंग्वेज और आपका रिलीजन के बेस पर उनको राइट्स दिए जाएँ, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 30, देखिए। और दिसंबर 18 को हमारा मनाया जाता है, देखिए आपका माइनॉरिटी राइट्स डे। जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके जो राइट्स हैं उनके आपको अवेयरनेस फैलाने के लिए उनके राइट्स हैं, उनको आपको क्या करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनको डेवलप कराना है, उनको सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी है। तो इसके लिए आपका क्या है माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आपका 6th और लास्ट जो कि आपकी फंडामेंटल राइट है, वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इसको बोलते हैं देखिए आपका संविधान की आत्मा, ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको बोला क्यों गया है, देखिए अगर कोई भी देखिए सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर वायलेंस होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर किसी भी इंसान के राइट्स होता है, राइट्स का जो आपका जो वायलेशन होता है, जो आपका क्या है हनन होता है, तो उस टाइम पे क्या होती है 5 तरह की जो रेट होती हैं, ठीक है, वो आपका क्या है पेश की जाती हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो रेट्स होती हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट और हमारी क्या है हाई कोर्ट क्या है, वो हमारा रिट्स क्या करता है, रिट्स इशू होती हैं, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वो हमारा मेंशन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट अगर रिट जारी करता है तो वो आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन है। अब 5 तरह की जो रेट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है ये आर्टिकल बताता है कि हमारा अगर कोई भी हमारा अगर राइट्स का हमारा क्या हो रहा है, अगर हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो दिस आर्टिकल गारंटी द राइट टू द मूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर इन सभी राइट में कोई भी आर्टिकल का आपका हनन किया जा रहा है आपके कहीं भी पूरे देश के अंदर, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द आपके रिट के ऊपर किस रिट के अंदर वो आता है, और वो रिट इशू होगी उसके खिलाफ आपके फिर क्या रहेगा जुडिशियल में आपका जो केस फाइल होगा, ठीक है। चाहे वो आप बात करते हैं हाई कोर्ट के लिए तो वो है आपका 226 आर्टिकल में मेंशन, और सुप्रीम कोर्ट अगर रिट जारी करता है तो वो आपका मेंशन है आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। तो 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 33 वो भी इसी के अंदर आ रहा है। देखिए हमारा ये बताता है, देखिए संसद को सशस्त्र बल, अगर देखिए बात करते हैं, और ये आपका एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द आर्म फोर्सेज। जितने भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, हमारी जो सशस्त्र बल हैं, इनके फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई करने की जो पावर देता है आर्टिकल 33। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन सा आर्टिकल हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो संशोधन कर सके फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक है, किसके लिए, आर्म फोर्सेज के अंदर। ये एफकैट, एनडीए वगैरह में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए आर्टिकल 35, ये बताता है हमारा पावर टू मेक द लॉ, ठीक है, गिव अफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली विद द पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेटर। यानी कि क्या है हमारा, देखिए अगर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, ठीक है, ना कि राज्य विधानमंडलों के पास। यानी कि क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो हमारा क्या है, कानून बना सकती है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स हमारा कौन इसके खिलाफ कानून बना सकता है, इसको संशोधन कर सकता है, ये कर सकता है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये हमारा मेंशन किया गया है देखिए आर्टिकल 35 के अंदर और 33 के अंदर फॉर द आर्म फोर्सेज, ठीक है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिट्स कितनी होती हैं, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और उसके बाद हम देखेंगे कितनी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें देखेंगे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी को, ठीक है। तो जितने लोगों ने देखिए टेक्निकल को अगर अभी रिवाइज नहीं किया है, तो टेक्निकल के लिए हम एसएससी जेईएन के प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, और आपका राजस्थान जेईएन का प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं, ठीक है। गेट और ईएससी हम पहले ही देख लेके चल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी कर रहे हैं। तो आप सभी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हो, और आपको एक थॉरोली क्या होगा, बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड होगा। कोई भी आपको रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन के, आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो। मैंने मेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और देखिए अपने आप को पॉजिटिव लेके चलना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आप डायरेक्ट मुझे बेझिझक मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके जो एक्शंस होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, और आप प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेके चल पाओगे, ठीक है। आप देखिए आने वाले टाइम में कभी भी एग्जाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सितंबर अक्टूबर में कोई एग्जाम होता है, तो आपको क्या है, अभी से ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो जेईएन और आपके राजस्थान जेईएन की जो प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की, जो 90% बच्चे गलत करते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे आपके टॉपिक, आपके बात करते हैं आज के सेशन के। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये सारा जो पोर्शन है, ये अब तक हमने इंडियन पॉलिटी का कवर किया है। और इसके बाद हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, और 200 MCQ जो लास्ट में देखेंगे, ये सारे हमारे रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और देखिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से लेके चलिए। आने वाले टाइम में पेपर कभी भी हो सकते हैं, बट अपने आप को क्या है, आपने रूटीन में रखना है, और एक अच्छे से रूटीन को फॉलो कीजिए, हार्ड वर्क करिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।